नमस्कार। शिव लर्निंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव निबंध पर चर्चा करेंगे, समझेंगे। भूमिका। प्राचीन काल से ही भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इस बात से प्रेरित होकर अनेक विदेशी व यूरोपीय जातियों ने भारत का रुख किया। भारत की अतुलनीय धन संपदा के शोषण के बाद भी इसकी शान व मान में कोई कमी नहीं आई। भारत में यह योग्यता व प्रभावशीलता आज भी देखी जा सकती है। आज भी हमारा देश किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, रक्षा, स्पेस, व्यापार तथा फिल्म उद्योग ही क्यों न हो। आज हमारा देश आज़ादी का 75वां दिवस मना रहा है। इन 70 सालों में भारत ने आज़ादी के बाद जो प्रगति व उन्नति की है, इसे देखकर सारा विश्व चकित है तथा हमारे सारे शत्रु भयभीत हैं। इन्हीं 75 सालों की प्रसन्नता व खुशी को जाहिर करते हुए हमारा देश आज़ादी के इस पर्व को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, अमृत यानी पवित्र पेय पदार्थ, जिसे देवताओं के सोम रस के समान संज्ञा दी जाती है। मगर यहाँ इससे भी व्यापक अर्थ में इसको लिया गया है, क्योंकि हमने पिछले 70 सालों में इतनी प्रगति व उन्नति की है, शायद वह किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। आगे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाए जाने वाले कारकों का गहराई से अध्ययन करेंगे व इस पर प्रकाश डालेंगे। राष्ट्रगान से प्रेरणा। राष्ट्रगान हमारी अस्मिता व गर्व का प्रतीक है। इसको गाते समय हमारा सीना चौड़ा तथा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम भारतवासी करोड़ों लोग इस अवसर पर एक साथ इकट्ठे होकर गाएंगे तो इससे हमारी एकता व भाईचारे के संदेश के साथ साथ राष्ट्रीय भावना को भी महसूस करने का अवसर मिलेगा। इसके गाए जाने का मकसद आज़ादी के उन पलों को याद करना है जिस समय हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी के गौरवपूर्ण क्षणों की याद। आज़ादी का यह महोत्सव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य आज़ादी के उन यादगार पलों को याद करना तथा उन पर हमें गर्व होना चाहिए। युवा पीढ़ी तक भी इन इतिहास के पुराने पलों को पहुंचाना, ताकि वे हमारी पुरानी परंपराओं व नीतियों का पालन करते हुए भविष्य में नए राष्ट्र का लक्ष्य निर्धारित करें। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम पुरानी परंपराओं का ख्याल रखते हुए नए युग का सूत्रपात करें तथा भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे ले जाएं। समाज, समता व भाईचारे की भावना पर बल। इस अवसर पर हम आज तक जो भी मतभेद तथा मनभेद जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा या क्षेत्र के आधार पर करते आए हैं, उन सब को बुलाकर ऐसे विकसित व समृद्ध भारत की कल्पना करें तथा आर्थिक, सामाजिक व असमानता रूपी धूल को पोंछ कर नए भारत के निर्माण में जुट जाएं। तभी तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का फ़ायदा है। हमारी नई पीढ़ी अर्थात युवा वर्ग का योगदान। इस अमृत महोत्सव में सबसे बड़ा योगदान एक युवा ही दे सकता है, क्योंकि हमारी आबादी का 65% युवा वर्ग है। अगर वह मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। यदि इस वर्ग को सही शिक्षा व दिशा दे दी जाए तो वह अकल्पनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है। किसी देश के लिए एक गौरव की बात है कि अगर उसके नवयुवकों में आत्मसम्मान, देश प्रेम व अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाए तो वे देश को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। भारत का गौरव अथवा विस्तृत ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास रहा है। किसी भी देश का भविष्य उसके अतीत व पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमारी युवा पीढ़ी भाग्यशाली है कि उनके पास अपने पूर्वजों का काफ़ी लंबा व समृद्ध ऐतिहासिक निधि है, जिसे अगर वह ध्यान व सतर्कता से प्रयोग करे तो कभी भी समाप्त नहीं होगी, अपितु बढ़ती ही जाएगी। जिसमें मुख्य रूप से हमें आज़ादी दिलाने वाले ऐतिहासिक व्यक्तित्व महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लाल बाल पाल तथा अनेक देश प्रेम के सपूतों की बलिदानी परंपराओं से ही हम आज यह दिन अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना।
इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की कल्पना ही नहीं अपितु भारत को आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला। हमारे डॉक्टरों व वैज्ञानिकों ने इस संकट काल में न केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई। इस समय सारे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, मगर भारत सरकार की स्वदेशी प्रयोग व विदेशी पर रोक की नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। कुटीर उद्योग आज हमारी सदियों से बंद पड़े उद्योग पुनः चलने लगे हैं तथा भारत का बना हुआ सामान भारत में प्रयोग होने लगा है। अगर हम हर युवा को काम का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तब भारत को सही अर्थों में आज़ादी का अमृत महोत्सव कहलाने की स्थिति व संभावना को पक्षधर बनकर सामने आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। आधुनिक शिक्षा पद्धति के तहत शिक्षा का माध्यम मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं पर भी बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा को कौशल विकास से भी जोड़ने की बात कही गई है। इस प्रकार की शिक्षा काफ़ी हद तक नौकरियां दिलवाने में सक्षम होगी। इनमें सैनिक स्कूलों में लड़कियों भी प्रवेश ले सकती हैं। आज हमारी रक्षा विदेश नीति में बदलाव। आज हमारी रक्षा विदेश नीति पहले वाली नहीं रही। हमारी नीति जियो और जीनो दो के स्थान पर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली हो गई है। हमने यह सिद्ध कर दिया है कि जब भी हमारे ऊपर किसी ने प्रहार किया है तो हम उसका भरपूर बदला लिया है। रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों व सेना को हाईटेक किया जा रहा है। इसे आधुनिक समय की मांग के अनुसार आग्नेयास्त्रों, मिसाइलों, पेटेंट टैंक, पनडुब्बियों तथा अग्नि मिसाइल, आधुनिक टैंक व हवाई जहाज़ उपलब्ध करवाएं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके तथा समय रहते आक्रमणकारी नीति को अच्छी तरह अपनाया जाए। पाकिस्तान तथा चीन के उदाहरणों द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है। विश्व को विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। भारत ने विश्व के विज्ञान के क्षेत्र में उपहार दिए हैं। शून्य एवं दशमलव के आविष्कार के साथ साथ भारत ने चंद्रमा पर कदम रखने से पहले प्रयास में विश्व का प्रथम देश बन गया। चंद्रयान की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत की चर्चा होने लगी है। GSLV-3 की शुरुआत उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया था। गेहूं के जीवोम की खोज के कारण भारत खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। GSLV-3 का इसरो ने सफल प्रक्षेपण कर हिंदुस्तान की धरती से हिंदुस्तान के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में जाने के कारण भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। भारत ने हरियंत नामक पनडुब्बी का ट्रायल शुरू कर दिया है जिससे हमारे परमाणु हथियार सुरक्षित होंगे तथा भारत की सामरिक शक्ति में वृद्धि होगी। विज्ञान के इन आविष्कारों ने भारत की आज़ादी के इस महापर्व का सच्चे दिल से आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम सार्थक कर दिया है। आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत अपनी शक्ति को कम नहीं होने दिया तथा अपने प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। इसके साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी अग्रणीय भूमिका निभाई है। 2020 के ओलंपिक के खेलों में बहुत से खिलाड़ियों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी निम्न प्रकार हैं। नीरजा चोपड़ा ने भाला फेंकने में स्वर्ण पदक, मीराबाई चानू ने भारत में रजत पदक, रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में रजत पदक, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक, PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक आदि जीतकर भारत के मान व शान में 4 चांद लगा दिए तथा भारत सरकार ने भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए 15 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया है। भारत की व्यापारिक व विदेश नीति। भारत की पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों से व्यापारिक व राजनीतिक संबंध विगत 17 वर्षों में अच्छे रहे हैं। यही कारण है कि भारत की व्यापारिक व आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक संबंध भी अच्छे रहे हैं तथा हमारी आधुनिक सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत का निर्माण कर विश्व के अन्य देशों को भारत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। निष्कर्ष। आज भारत अपना आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है क्योंकि आज का जो भारत है उसे आधुनिक भारत के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई भी क्षेत्रीय स्थान नहीं जहां भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। अर्थात भारत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अभी सब कुछ नहीं है और कुछ करना बाकी है। यह सब युवा शक्ति पर निर्भर करता है। वह किसी प्रकार से अपना कौशल विकास करके स्वयं तथा देश को उत्कर्ष पर ले जा सकते हैं।
तथा सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी देश की रीढ़ उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करती है। उसके सही मार्गदर्शक बनकर हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। तभी सच्चे अर्थों में अमृत महोत्सव का सपना सफल होगा और मेरा भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। धन्यवाद।